ओके बच्चों, तो जावा की थ्योरी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने बीच के टॉपिक छोड़ दिए हैं, लेकिन वो भी पढ़ाए जाएंगे। मैंने देखा कि थ्योरी तो सिर्फ ज्यादा आपका जो इतना पढ़ाया था उससे थ्योरी आती है और फंक्शन टॉपिक से आती है, इसलिए मैंने फंक्शन टॉपिक ही पढ़ाना उचित समझा। पहले बीच वाले टॉपिक भी डिस्कस होंगे सारे। तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग फंक्शन टॉपिक में अगर देखा जाए तो यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन टॉपिक में यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ते हैं। तो यहां पर अभी आगे जो भी फाइल है उसमें जो भी बताया जाएगा वो तो हम आपको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शन जो यूजर खुद के लिए बनाता है। जैसे आपको फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपने एक फैक्टोरियल वैल्यू का फंक्शन बना लिया। आपको प्राइम नंबर का कोड चाहिए तो उसके लिए आपने एक कोड बना लिया प्राइम नंबर का। तो वो फंक्शन जहां कहीं चाहे वहां आपने यूज कर सकते हैं। तो यहां पर यूजर डिफाइंड फंक्शन की नीड क्या है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, अब इसको भी पढ़ दे रहे हैं। ही लिखा है, दा होगा। The primary uses of method in Java are it allows code reusability। ये पॉइंट टू बी नोटेड। फंक्शन बनाने का उद्देश्य क्या है? कोड रीयूजिबिलिटी का आप फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए अब रीयूजिबिलिटी का मतलब है रीयूज, दोबारा से प्रयोग करना। जैसे कि किसी प्रोग्राम में अगर 4 नंबरों का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, किसी प्रोग्राम में 4 बार आपको किसी 4 नंबरों का अलग अलग फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है, तो 4 बार लूप चलाना पड़ेगा आपको। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना दो फैक्ट नाम का, और 4 नंबर कौन से हैं? ए बी सी डी, जिनका फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए। तो आप पहले उस फंक्शन को कॉल करो, ए को भेज दो तो ए की फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। दोबारा बी को भेज दो, बी की वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। तीसरा सी को भेज दो, चौथी बार डी को भेज दो। यानी 4 बार आपको फैक्टोरियल वैल्यू का लूप नहीं लिखना पड़ेगा, 4 बार आपका फैक्टोरियल वैल्यू का लूप यूज कर पाएंगे। इसी को रीयूज कहते हैं। एक बार लिख दिया और बार बार यूज करो। कुछ समझ पाए नहीं समझ पाए? जैसे एक छोटी सी एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूं यहां पर, जैसे आपको कहा गया इसका रिजल्ट निकालो, ए का फैक्टोरियल प्लस बी का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल का फैक्टोरियल। तो यहां पर कितनी बार फैक्टोरियल वैल्यू का लूप चाहिए? 3 बार चाहिए। एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए, एक बार ए प्लस बी के लिए। तो अगर हम नेचुरल नॉर्मल प्रोग्राम बनाए तो 3 बार फैक्टोरियल वैल्यू का लूप लगाना पड़ जाएगा। अगर हम यहां पर int फैक्ट नाम का एक फंक्शन बना दें, फैक्ट, और उसमें आपने int x दे दिया और यहां पर फैक्टोरियल वैल्यू वाला लूप लगा के बंद कर दिया। अब जहां पे प्रोग्राम यूज कर रहे होंगे वहां पे हम लोग यहां पे लिखेंगे int m इज इक्वल टू, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे फैक्ट, या obj.fact भी हो सकता है, फैक्ट। और यहां पर हमने क्या भेज दिया? a को। तो a का फैक्टोरियल वैल्यू, यहां a अपनी वैल्यू x को देगा और x उसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालेगा, और यहां पर रिटर्न f मान लीजिए रिटर्न कर दिया, तो f वाली वैल्यू कहां आ जाएगी? m में आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने int n लिख दिया इक्वल टू फैक्ट, और यहां पर b को भेज दिया। तो अब b जाएगा इसके पास, और b का लूप तो वही है, अब वो b के लिए काम करेगा, b का फैक्टोरियल वैल्यू निकालेगा, फिर रिटर्न होके कहां आ गया? n में। और ऐसे तीसरी और चौथी लाइन में आप तीसरी लाइन में आप a प्लस बी का सम भेज दीजिए, ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दीजिए, तो उसका फैक्टोरियल वैल्यू आप p में स्टोर कर लीजिए, है ना। तो तीनों का फैक्टोरियल वैल्यू निकल आया और 3 बार लूप नहीं चलाना पड़ा। इसी को रीयूजेबिलिटी कहते हैं, रीयूजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो रीयूजेबिलिटी हो गया। डिफाइन वंस, देखो रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या बताया गया? डिफाइन वंस एंड यूज मल्टीपल टाइम। एक बार डिक्लेयर करो, बनाओ, और बार बार उसको यूज करो। यू कैन ब्रेक अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉलर चंक ऑफ कोड, सॉरी। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम था, वो जो इक्वेशन दिखाई थी, ठीक है, कि बार बार आपको फैक्टोरियल वैल्यू लूप लगाना पड़ता। तो हमने फंक्शन बना दिया फैक्ट का,
और आपका बार बार फंक्शन को कॉल करके अपना काम चला लिया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मेथड इन जावा। तो मेथड जावा में दो तरीके के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड में जितने भी आपके मैथ क्लास के फंक्शन होते हैं, जैसे कि एसक्यूआरटी, मैथ.एसक्यूआरटी, मैथ.सील, मैथ.फ्लोर, वो सब प्री डिफाइंड में आ गए, वो यहां का टॉपिक नहीं है। वो उसके लिए अलग से वीडियो बनी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। सॉरी, तो वो प्री डिफाइंड मेथड हो गए। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड मेथड, जिनको हम लोग खुद बनाएंगे और खुद यूज करेंगे। अब ये टू से कोई मतलब नहीं है, जरा मेथड के बारे में फिर से कुछ बताया गया है। एक तो रीयूजेबिलिटी का काम हो गया, दूसरा है मेथड्स अलाउ अस टू बिल्ट अप अ लाइब्रेरी ऑफ यूजफुल टूल्स। मेथड का काम क्या होता है कि अपने लिए आप यूजफुल लाइब्रेरी बना लीजिए फंक्शंस की, और जब चाहें तो उस फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में कॉल करके यूज कर लीजिए। यह मेथड का अपना काम है। यू डिफाइन अ मेथड वंस, एक बार डिक्लेयर करके, आफ्टरवर्ड यू कैन एग्जीक्यूट इन्वोक्ड द मेथड एज मैनी टाइम एज यू वांट। एक बार मेथड बना लिया, उसकी लाइब्रेरी बना ली, और लाइब्रेरी का मतलब यहां पे पैकेज से है, यूजर डिफाइंड पैकेज बनाकर उसमें सारे मेथड बंद कर लिए जो जो आपको बार बार जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, किसी कंपनी में काम करने गए तो उस कंपनी में कोई एक टाइप का काम हो रहा होता है, अब उस काम को बार बार कोड लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आपने अपना पैकेज बना लिया, उसमें सारे कोड डाल दिए और बार बार उस कोड को इंपोर्ट करके काम चला लिया। इस तरीके से मेथड का यूज करते हैं हम लोग। देयरफॉर वी कैन बिल्ड अप अ लाइब्रेरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैथ क्लास की लाइब्रेरी बनी है, तो आप डायरेक्ट मैथ क्लास के फंक्शन यूज कर लेते हो ना। ऐसे अपनी, मान लीजिए मेरा नाम राम जी है, तो मैंने राम नाम की लाइब्रेरी बना ली, यानी पैकेज बना लिया, और उसके अंदर अपने जितने भी तरीके की हमारी क्वेरी होती है उनको डाल रखा है, और हमेशा हम उस मेथड को कॉल कर लेंगे। राम डॉट जो भी फैक्ट, राम डॉट, हाँ, खुद के अपने बना सकते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज। हमने थ्योरी में ये चीज एक्सप्लेन की है, और उसके लिए पैकेज कीवर्ड ही होता है पैकेज बनाने के लिए। फिर उसके बाद अब आता है आपका सिंटैक्स ऑफ मेथड। मेथड का सिंटैक्स देखिए, मेथड का सिंटैक्स, इसी से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मिलने वाले हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहली लाइन मेथड की क्या होती है, यहां से देखना है आपको, और इनके नाम ऊपर लिखे हैं। सबसे पहले आपको एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर लिखना पड़ता है, तो ये मॉडिफायर हो गया। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड में से कुछ ना कुछ लिखना होता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। सिंटैक्स में है लेकिन ये ऑप्शनल, क्योंकि हम लोग तो सिंगल क्लास प्रोग्राम बनाते हैं ना। इनकी कंपलसरी रूप से जरूरत तब पड़ती है जब आप इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं। एक क्लास के अंदर, सॉरी, एक प्रोग्राम के अंदर 4-4 क्लासेस हैं, तो आपको किस क्लास को पब्लिक रखना है, किस क्लास को प्राइवेट रखना है, किस फंक्शन को पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, ये डिसाइड एक्सेस स्पेसिफायर से ही होता है। तो यहां पर ये एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। उसके बाद दूसरा, ये सिंटैक्स है। दूसरा है आपका रिटर्न टाइप, कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो किसी टाइप की होगी, वो जो भी डेटा टाइप आपने प्रिमिटिव में पढ़े हैं उसी में से किसी ना किसी टाइप की वो वैल्यू होगी। तो यहां पर इंट, कैर, फ्लोट, डबल कुछ भी हो सकता है। अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो यहां पे हमेशा वॉइड होगा। वॉइड मतलब नो रिटर्न वैल्यू, वॉइड होगा इसकी जगह पर, वॉइड, नो रिटर्न वैल्यू। उसके बाद तीसरा आता है फंक्शन नेम। तो यहां पर फंक्शन के साथ काम करने के लिए फंक्शन का कोई ना कोई नाम बनाना पड़ेगा। अब काम का 3 तरीके के हमारे पास बेसिकली होते हैं। वैल्यू को इनपुट करने का एक काम, तो उसमें हम लोग वॉइड इनपुट बना लेते हैं। फिर वैल्यू को कैलकुलेट करने का, चाहे उसमें इफ एल्स इफ का प्रोग्राम बनाओ, चाहे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाओ, तो वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, उसके लिए वॉइड कंप्यूट बना लेते हैं। और तीसरा वैल्यू को डिस्प्ले या प्रिंट करने का प्रोग्राम, फंक्शन, तो उसमें हम लोग वॉइड प्रिंट बना लेते हैं। तो यहां फंक्शन का नाम देना जरूरी है कि किस काम को कर रहे हो उसी से रिलेटेड नाम दे दो। और बाकी आपको कुछ करना नहीं, आपको प्रीडिफाइंड नाम पहले से ही क्वेश्चन में प्रिंटेड होते हैं, उन्हीं को यूज करना होता है। तो यह नाम देना जरूरी है। फिर चौथा होता है आपका पैरामीटर लिस्ट। चौथा होता है पैरामीटर लिस्ट, जिसमें आपको
फंक्शन जिन वैल्यूज को लेकर कैलकुलेशन करेगा वो वैल्यूज अगर आपको वॉइडमेन से या किसी दूसरे फंक्शन से मंगवानी है, जिन वैल्यूज को लेकर वर्क करेगा, तो आपको पैरामीटराइज फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे ये पैरामीटर होते हैं। अब जैसे यहां पर हमें आई थिंक एरिया निकाला गया क्या इसमें कुछ, विथ इनटू हाइट किसमें होता है, किसका एरिया, किसी का नहीं है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। हाँ हाँ हाँ, लेंथ को हाइट कह लिया गया। तो मान लीजिए यहाँ पर विथ और हाइट दो वेरिएबल लिए गए और इनमें रेक्टेंगल का एरिया, हाइट को यहाँ पे लेंथ से लिया गया है, रेक्टेंगल का एरिया निकाला गया है। तो ये पैरामीटर दो चाहिए, इन्हीं को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर पैरामीटराइज फंक्शन का यूज करते हो तो ऐसा करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है। हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, इनपुट फंक्शन होता है, तो वहां वैल्यू अगर इनपुट कर ली तो ये नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। या तो पैरामीटराइज फंक्शन बनाकर वैल्यू लो और या तो वॉइड इनपुट फंक्शन बनाकर वैल्यू लो। दोनों का काम है। विथ और हाइट आपको चाहिए तभी रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। तो दोनों में से कोई एक ही चाहिए होता है। तो यहां पैरामीटराइज फंक्शन क्योंकि सिंटेक्स बता रहे हैं इसलिए यहां पर दिखाया गया है। आप जरा देखिए ये आपका इसको क्या कहते हैं, इसको आपका पैरामीटर लिस्ट कहते हैं। और एक डेफिनेशन आती है फंक्शन सिग्नेचर की। तो फंक्शन सिग्नेचर में यहां पर फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट दोनों लिया गया है, लेकिन डेफिनेशन में, रियल डेफिनेशन में आप सिर्फ पैरामीटर लिस्ट को लोगे। तो फंक्शन सिग्नेचर का डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है। फंक्शन सिग्नेचर का डेफिनेशन है कि किसी भी फंक्शन के पैरेंथेसिस ब्रैकेट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं और किस डेटा टाइप में है। यहां पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं, 2 हैं, और किस डेटा टाइप के हैं, दोनों डबल हैं। इसको कहते हैं मेथड या फंक्शन सिग्नेचर। तो सिग्नेचर की डेफिनेशन से रिलेटेड अगर कुछ आ जाए तो आपको यही दो चीजें समझनी है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट और नंबर ऑफ और डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट। ये फंक्शन सिग्नेचर होता है। तो ये आपको एक एग्जांपल के तौर पर फंक्शन का स्ट्रक्चर बताया गया है। और ये डेफिनेशन सिग्नेचर की लिख लेना कि फंक्शन सिग्नेचर का मतलब पैरामीटर लिस्ट से होता है, और पैरामीटर लिस्ट में हाउ मेनी आर्गुमेंट एंड विच डेटा टाइप दे हैव। इतना क्लियर हो गया ऑनलाइन वाले बच्चे? यस सर। अब उसके बाद पैरामीटर की जब बात चली रही थी तो यहां पे पैरामीटर को भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो पैरामीटर हमारे पास यहां पर दो तरीके के होते हैं। पैरामीटर हमारे पास दो तरीके के होते हैं और पैरामीटर का यहां पे बताया गया है कि ये एक्चुअल पैरामीटर होता है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर में क्या कहा गया, द पैरामीटर दैट अपीयर्स इन मेथड कॉल स्टेटमेंट आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। यानी एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर होगा जो फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन में होते हैं। मेथड कॉल मतलब फंक्शन कॉलिंग वाली, ओबीजे डॉट इनपुट ओबीजे डॉट कंप्यूट वाली जो लाइन होती है वो एक्चुअल पैरामीटर गोल वाले ब्रैकेट में दिए जाते हैं। और फॉर्मल पैरामीटर में कहा गया द पैरामीटर दैट अपीयर्स इन द फंक्शन डेफिनेशन, या फंक्शन डेफिनेशन की जगह कहें फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। ये नहीं, फॉर्मल पैरामीटर ही कहे जाते हैं। हाँ, और इन चाहे एक्चुअल हो चाहे फॉर्मल हो, जनरल लैंग्वेज में उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन आर्गुमेंट। तो अब देखो यहां पे पहचानने की कोशिश करो कि ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। तो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में हम लोगों का ये मिसिंग क्या है, ओबीजे, ओबीजे डॉट सम, ये मिसिंग है, ओबीजे मिसिंग है। तो ओबीजे डॉट सम करके फंक्शन कॉल किया और इसमें हमने लेंथ ऑफ ब्रेथ भेजा है। तो ये लेंथ ऑफ ब्रेथ जो है ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, जहां से वैल्यू भेजी जाती है, ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। और यहां पर ये फंक्शन कॉल होके कहां जाएगा, यहां सम पे आएगा, यहां जम करके कहां आओगे, सम पे आओगे, ये पी छोटा होगा, यहां सम में आओगे। तो ये लेंथ वाली वैल्यू ए में चली जाएगी और ब्रेथ वाली वैल्यू बी में चली जाएगी। अब ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल हमारे फॉर्मल पैरामीटर कहे जाते हैं, फॉर्मल पैरामीटर कहे जाते हैं, इन्हीं को फॉर्मल। तो एक्चुअल यानी जहां से वैल्यू भेजी जाए, फॉर्मल जहां पर वैल्यू पहुंचती है जाए। क्लियर हो गया सबको? ये आंखों से देख लो,
बाकी नोट करो ना करो, ये फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है, मिलेगी मिलेगी, सारी फाइल मिल रही है, ये क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन पॉइंट वाली बातें जरूर नोट कर लो। ये भाई पूरा प्रोग्राम नोट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, एटलीस्ट डेफिनेशन ही नोट कर लो, है ना। तो ये हो गया। अब यहां पर डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो यहां पे जो है वो तो है, मैं तो पढ़ रहा हूं, और बाकी मैं अपने पॉइंट भी बताऊंगा आपको, इन्हीं में से मिलते जुलते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। देखिए, पहले मैं इनको पढ़ दे रहा हूं, फिर जो याद कराना है, जो याद रखना है, वो मैं अलग से बताऊंगा। फॉर्मल पैरामीटर कहां, जो फंक्शन वाली लाइन में होते हैं, ऊपर वाली। और एक्चुअल पैरामीटर कहां, जहां फंक्शन से कॉल होता है ओबीजे डॉट करके, ठीक है, इतना मन में रखना ऊपर वाले प्रोग्राम का। दे आर फॉर्मल पैरामीटर, यानी ऊपर वाले वेरिएबल्स, दे आर यूज्ड इन द फंक्शन हेडर। तो ये जो फंक्शन की पहली लाइन थी, अभी आपने देखा था, ये फंक्शन की जो पहली लाइन थी बच्चों, यहां पर एक पॉइंट और याद रखना, क्योंकि वो आता है, ये पूरी लाइन की बात हो रही है। ये जो फंक्शन की पहली लाइन है, इसको फंक्शन हेडर कहते हैं या फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रोटोटाइप, ये वर्डिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन प्रोटोटाइप पर क्वेश्चन एक एमसीक्यू का आता है। फंक्शन प्रोटोटाइप पहचानने के लिए, बनाने के लिए, अभी हमने लेटेस्ट में कोई पेपर सीएमएस का सॉल्व किया था, उसमें था, तो इसको कहते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप वर्ड ज्यादा याद रखना कि पहली लाइन किसी फंक्शन की फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, हेडर कम ही लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया कि फॉर्मल पैरामीटर दे आर यूज्ड इन फंक्शन हेडर, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप में पाए जाते हैं। और एक्चुअल पैरामीटर दे आर यूज्ड इन फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, जहां फंक्शन कॉल होता है वहां पर पाए जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, दे आर यूज्ड इन रिसीव द वैल्यूज दैट आर पास टू द फंक्शन थ्रू फंक्शन कॉल। फॉर्मल पैरामीटर क्या करते हैं? फॉर्मल पैरामीटर, देखो ये है, फॉर्मल पैरामीटर क्या करते हैं कि फॉर्मल, यहां से वैल्यू भेजी गई, मान लीजिए लेंथ में 5 है और इसमें 6 है, तो यहां से वैल्यू गई, तो यहां पे 5 पहुंचा और यहां पर 6 पहुंचा। तो फॉर्मल पैरामीटर क्या करते हैं, ये वैल्यू को रिसीव करते हैं, ये वैल्यू को गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन से भेजी गई है। तो यानी ये रिसीवर है। और इसका अपोजिट एक्चुअल पैरामीटर, ये वैल्यू सेंड करते हैं, यानी कि ये गिवर हैं, ये वैल्यू देते हैं तो ये गिवर हो गए, सेंडर हो गए, और ये रिसीव करते हैं, ये रिसीवर हो गए। तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये वाली पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद आपने देख लिया, दे आर, एक्चुअल पैरामीटर लिखा, दे आर एक्चुअल वैल्यू दैट आर पास्ड, पास्ड यानी भेजी जा रही है, सेंड करी जा रही है टू द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। फिर लास्ट पॉइंट है, दे आर टेस्टेड एज लोकल वेरिएबल। जो यहां पर ये वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल इस फंक्शन बॉडी के लिए लोकल वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल इस फंक्शन बॉडी के लिए लोकल वेरिएबल होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर की बात करी जा रही है, तो फॉर्मल पैरामीटर में आपका ये लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन इन विच दे आर यूज्ड इन द फंक्शन हेडर, ठीक है। और ये दे में बी कांस्टेंट वैल्यूज और वेरिएबल्स नेम, लोकल और ग्लोबल, ये दोनों हो सकते हैं। और ये कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, और वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है उसको भी भेजा जा सकता है। जैसे नीचे लेंथ ब्रेथ थी, अगर लेंथ ब्रेथ ना लिखते तो हम 5,6 भी लिख सकते थे। तो ये फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर बच्चों हमने आपको बता दिया। क्लियर हो गया आप लोगों को, ऑनलाइन वाले बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। फिर यहां पे तो एक एग्जाम्पल ले लिया गया पूरा पूरा, जो हमने अभी ऊपर सिंटेक्स दिखाया था फंक्शन का, उसका एक एग्जाम्पल ले लिया गया। आप यहां पे देख पा रहे होगे कि पब्लिक लिखा है, INT लिखा है और गेट सम लिखा है। INT A, INT B ये फॉर्मल पैरामीटर हो गए,
और फिर यहां पर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया गया सम नाम का, और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू कर रहा है इसलिए सम को यहां से रिटर्न कर दिया गया। सम को रिटर्न करने का मतलब है कि ये फंक्शन जहां से कॉल होगा, जहां से फंक्शन कॉलिंग होती वहां पर ये सम वाली लाइन, सम वाली वैल्यू को ले जाएगा। जैसे नीचे से वैल्यू भेजी जा सकती है एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू, फॉर्मल पैरामीटर को वैल्यू भेजी जा सकती है, ऐसे ही फंक्शन के अंदर जो भी कैलकुलेशन से रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को वापस फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट में भेजा जा सकता है। और ये जो नीचे से फॉर्मल, एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में जो वैल्यू भेजी जाती है ये एक से अधिक हो सकती है। एमसीक्यू का क्वेश्चन याद रखना, एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में जो वैल्यू भेजी जाती है वो एक से अधिक हो सकती है, लेकिन फंक्शन के कैलकुलेशन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो वैल्यू वापस रिटर्न की जाती है वो सिर्फ एक हो सकती है, एक से अधिक नहीं हो सकती। ये भी याद रखना है आपको कि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम बट रिसीव मैनी। अब इसके बाद अब देखो ये तो फंक्शन क्या है और फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब मेथड कॉलिंग पर थोड़ा सा बात करेंगे, फंक्शन कॉलिंग पर। तो फंक्शन कॉलिंग में हमें थोड़ा इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। फंक्शन दो तरीके से यूज किए जा सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन और नॉन स्टैटिक फंक्शन। ये वर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा कि फंक्शन कॉलिंग दो तरीके से यूज की जाती है, एक स्टैटिक फंक्शन कॉल कर रहे हो या नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो पहले हम लोग यहां पर स्टैटिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इसका अपोजिट नॉन स्टैटिक हो जाएगा। तो स्टैटिक की डेफिनेशन देखो क्या है। अब ये स्टैटिक कहां पे यूज करोगे, पहले ये दिमाग में लाएं आपके कि जो भी ऊपर वेरिएबल या फंक्शन के नाम यूज कर रहे हो वहां पे स्टैटिक लग सकता है। जैसे कि वॉइड सम नाम का फंक्शन था तो स्टैटिक वॉइड सम हो सकता है। जैसे कोई वेरिएबल है INTA ग्लोबल वेरिएबल में, तो स्टैटिक INTA हो सकता है, यानी कि डेटा टाइप से पहले स्टैटिक लगा के, स्टैटिक INTA, और फंक्शन है तो जो रिटर्न टाइप है उससे पहले स्टैटिक लगा के, स्टैटिक INT सम या स्टैटिक वॉइड सम, तो स्टैटिक लगाया जा सकता है। अब क्या है स्टैटिक, इसको समझिए। देखिए स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड, तो अभी हमें बता रहे थे स्टैटिक जो है वेरिएबल के साथ भी यूज होता है और स्टैटिक मेथड के साथ में भी यूज होता है। बिलोंग टू द क्लास, जो भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं और स्टैटिक मेथड होते हैं वो डायरेक्टली क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका ऑब्जेक्ट से, क्लास के ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। यहां पर पॉइंट टू बी रिमेंबर कि स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक फंक्शन हो उनका डायरेक्टली लिंक क्लास से होता है, उनका कोई भी लिंक क्लास के ऑब्जेक्ट से नहीं होता है। अब इसका अपोजिट कर लो, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का लिंक कोई भी क्लास ना होकर क्लास के ऑब्जेक्ट से होता है। तो जहां पर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि कोई फंक्शन स्टैटिक टाइप का है तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है या नहीं है, तो स्टैटिक वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। तो ये एक पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड सिर्फ क्लास से रेफरेंस लेते हैं और कोई लेते नहीं, ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं। दे आर, अब यहां पर ये मेमोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, दे आर शेयर्ड बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझाना पड़ेगा, दे आर शेयर्ड विद ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो अब यहां पे आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आप अगर याद कर लोगे तो एमसीक्यू में बहुत फायदा हो जाएगा थ्योरी में, कि जैसे आपने यहां क्लास XYZ बनाई है और इसके अंदर आपने INT A और स्टैटिक INT B, मैं दोनों को एक साथ में ही एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं और फिर जो भी वर्किंग की बंद कर दिया। अब हम जब PSVM में इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने यहां पर, अरे यार इसका एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, अच्छा मेमोरी में जो समझाना था तो मेमोरी में समझा दूं। जैसे हमने यहां पर OBJ1, OBJ2, OBJ3, ऐसे तीन OB1, OB2, OB3
3 ऑब्जेक्ट बना लिए मान लीजिए, एक क्योंकि क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं तो 3 ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं या एक इससे अधिक बनाए जा सकते हैं। तो अब क्या होगा, मेमोरी पे फर्क ये पड़ेगा, स्टैटिक मेमोरी और नॉन स्टैटिक मेमोरी। तो स्टैटिक मेमोरी में क्या होगा कि बी के लिए, ये दोनों अलग अलग एग्जांपल हैं, बी के लिए मेमोरी बनेगी, तो बी के लिए मेमोरी बनेगी तो OB1, OB2 और OB3 तीनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को शेयर करेंगे आपस में, एक ही मेमोरी को तीनों ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे। ये स्टैटिक के साथ है। और नॉन स्टैटिक में ए के लिए जब मेमोरी बनेगी तो OB1 ए के लिए अलग मेमोरी बनाएगा, OB2 ए के लिए अलग मेमोरी बनाएगा और OB3 ए के लिए अलग मेमोरी बनाएगा। तो यहां पर स्टैटिक वाले जितने भी वेरिएबल फंक्शन होते हैं वो कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं आपस में, और नॉन स्टैटिक वाले वेरिएबल जितने होते हैं वो हर वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल के लिए अलग अलग मेमोरी बनाते हैं। अब इसका फर्क क्या है? वासु सो रहे हैं, देखो जगाओ, पानी पिलाओ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ दे दो दे दो, देखो देखो, अब यहां पे समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट, अब यहां पे समझना कि जैसे OB1 से हमने बी में 5 स्टोर किया, OB1 से बी में हमने 5 स्टोर किया, कॉमन मेमोरी का फर्क समझ लो। OB1 से बी में 5 स्टोर किया तो वैल्यू किसने स्टोर की? OB1 ने। मैं यहां पे लिख रहा हूं OB1 डॉट बी इज इक्वल टू 5, तो ये मेमोरी, ये OB1 के बी वाली मेमोरी में 5 जाएगा, डॉट लगा के ही यूज करते हैं, तो ये बी की मेमोरी में जाएगा। तो बी की मेमोरी में जाने पर ये डाला किसने है? OB1 ने, लेकिन अपने आप ये OB2 को भी मिल जाएगा, OB3 को भी मिल जाएगा, क्योंकि एक ही तो मेमोरी है, तो उसी मेमोरी को OB1, OB2, OB3 तीनों यूज कर रहे हैं, इसलिए तीनों को मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहां पर OB2 ने b इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो क्या होगा? मेमोरी तो एक ही है, तो उसमें आपका यहां पर 5 रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी तो एक ही है ना, एक मेमोरी में एक ही वेरिएबल रह सकता है, वैल्यू रह सकती है। तो जैसे यहां 5 था, अब यहां पे 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो अब ये 10 सबको मिल जाएगा, यानी OB1 ने जो 5 डाला था ये गायब हो जाएगा, अब ये 10 ही सबको मिल जाएगा, ये इसका मतलब है। सब में तीनों कॉमन मेमोरी है, कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेमोरी एक ही है। नहीं मतलब उसमें कोई और नंबर है, एक बार में कोई एक ही ऑब्जेक्ट इस मेमोरी में वैल्यू डाल सकता है, और जिसने भी पहले डाली वो वैल्यू उसमें चली जाएगी, और वही वैल्यू सबको मिल जाएगी। ये कर तो रहे चेंज। अब इसके बाद जरा इसमें समझ लो, नॉन स्टैटिक में नॉन स्टैटिक में अगर हमने यहां पर हमने लिखा OB1 डॉट ए इज इक्वल टू 5, तो ये 5 जो है ए की मेमोरी में जाएगा, जो कि OB1 की सेपरेट है। फिर हमने यहां पर OB2 डॉट ए इज इक्वल टू 6 डाल दिया, तो 6 आपका यहां पहुंचेगा। अब यानी कि आपको 5 चाहिए तो 5 भी मिल सकता है, आपको 6 चाहिए तो 6 भी मिल सकता है। बस आपको OB1 प्रिंट SOPLN में OB1 डॉट ए लिखोगे तो 5 मिल जाएगा, और OB2 डॉट ए लिखोगे तो 6 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की मेमोरी अलग अलग है, वो आपस में शेयर नहीं हो रही हैं। तो ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का बेसिक जो मेमोरी को लेकर डिफरेंस है वो हमने बता दिया है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको यह सीखना है, ये तो वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी होती है, तो वेरिएबल्स के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। अब आपको सीखना है फंक्शन के बारे में, कि स्टैटिक फंक्शन, देखो कितना कंफ्यूजन है, क्या स्टैटिक फंक्शन नॉन स्टैटिक फंक्शन को यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं? क्या नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं आपस में? एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, क्या स्टैटिक फंक्शन नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर? क्या नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल दोनों को यूज कर सकते हैं अपने अंदर?
तो अब वेरिएबल की बात आ गई कि फंक्शन को कॉल कर सकता है या नहीं, और वेरिएबल स्टैटिक में या नॉन स्टैटिक में दोनों टाइप के वेरिएबल यूज हो सकते हैं या नहीं यूज हो सकते हैं, इसको समझना है। तो ये 4 तरीके कंफ्यूजन है, इसको क्लियर किया जाता है आपको अभी, और यही आपका पूछा जाता है। अच्छा, अभी हम इस स्लाइड को पूरा नहीं पढ़ पाए। मैंने मेथड बिलोंग टू क्लास और दे आर शेयर्ड बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये समझ गए हम लोग। उसके बाद स्टैटिक के बारे में समझ लो। इफ एन ऑब्जेक्ट मॉडिफाइज अ स्टैटिक वेरिएबल ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास आर अफेक्टेड। अभी भी हमने दिखाया था कि अगर तीनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट ने 5 डाला था, तो तीनों ऑब्जेक्ट इफेक्टेड हो गए, तीनों के पास 5 पहुंच गया। फिर जैसे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने 10 डाला, तो तीनों ऑब्जेक्ट इफेक्टेड हो गए, 5 हटकर तीनों में 10 पहुंच गया। ये वाली लाइन बताई जा रही है। अ स्टैटिक, अब ये मेथड के बारे में, अ स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड यूजिंग सेम वे। अभी वो बताएंगे, वो क्लास के नाम से कॉल किया जाता है। और अ स्टैटिक मेथड कैन बी नॉट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड। देखो ये लाइन आ गई। अब ये लाइन नोटेट करने वाली है। क्या? स्टैटिक मेथड जो है, स्टैटिक वाला कोई फंक्शन है, वो कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ग्लोबल वेरिएबल में जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, और मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड जो है नॉन स्टैटिक ना वेरिएबल यूज कर सकता है और ना ही मेथड यूज कर सकता है। ये लाइन आपको लास्ट वाली याद करनी है। तो कुछ ना याद करो, इससे अच्छा है समझ लो। ये पॉइंट था इसका, ठीक है। अब यहां पर उसी पॉइंट में आगे बढ़ा लो, जो कि इसमें नहीं लिखा है। अगर यूज करना है, फिर से ध्यान दो, स्टैटिक मेथड में इंस्टेंस वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड यूज कॉल नहीं कर सकते, ये इसमें कहा जा रहा है। लेकिन अगर यूज करना है, अगर एक्सेस करना है, अगर कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर करना है तो ऑब्जेक्ट बनाकर, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक मेथड में यूज कर सकते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। अभी एग्जांपल आएगा, तुम्हारी बुद्धि छोटी है ना। अरे सिंपल सी बात है, अभी साफ साफ बताया गया कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड, सुन लो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक फंक्शन के अंदर यूज नहीं किए जा सकते हैं। फिर हमने कहा अगर करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट नॉर्मली जैसे बनाते हो, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आप स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल और मेथड दोनों को यूज कर सकते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा कहा गया, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे, कोई क्वेश्चन है यहां पर? नो सर। ठीक। उसके बाद देखिए, ये एक टेबल है, इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये अपर लेवल की है, इसमें सब कुछ इकट्ठा लिख दिया गया है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बारे में। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब देखो, नॉन स्टैटिक मेथड वेरिएबल और स्टैटिक मेथड वेरिएबल, दोनों वेरिएबल और मेथड दोनों के बारे में कहा जा रहा है। विद इन नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ सेम क्लास, विद इन नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ सेम क्लास, यानी कि वो क्लास, मैं समझा रहा हूं ना, वो क्लास जिसमें कोई भी स्टैटिक मेथड नहीं है, कोई भी स्टैटिक मेथड नहीं है, यानी कि स्टैटिक आपने वर्ड ही नहीं यूज किया, वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले, जो हमने प्रोग्राम बनवाए हैं, तो वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले वाले उसमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेसिबल हैं डायरेक्टली, जैसे करते हो इंस्टेंस वेरिएबल जो भी होते हैं, अपना जो भी प्रोग्राम बनाते हो वो उसी के बारे में कहा जा रहा है, तो ये डायरेक्टली यूज कर लेते हो। लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल है और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर यूज करना चाहते हो, तो अब देखो यहां पे ये समझना है कि नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक
मेथड वेरिएबल दोनों यूज हो सकते हैं डायरेक्टली, और स्टैटिक वेरिएबल भी यूज हो सकते हैं डायरेक्टली। वेरिएबल या मेथड दोनों यूज हो सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि नॉन स्टैटिक मेथड जो वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले बनाते हो, उसमें अगर फंक्शन प्रोग्राम में कोई स्टैटिक वेरिएबल है या मेथड है तो वो स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक में यूज हो सकता है, ये कहा जा रहा है। स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक वाले उसमें यूज हो सकता है। अब आगे देखो, विद इन स्टैटिक मेथड ऑफ सेम क्लास। लेकिन अगर फंक्शन स्टैटिक टाइप के बने हैं या कोई फंक्शन स्टैटिक टाइप का है उसमें, तो स्टैटिक टाइप के फंक्शन में नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ वेरिएबल एक्सेस विद ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस कर सकते हैं, जिस लाइन को हमने अभी भी लिखवाया है। और अगर स्टैटिक मेथड वेरिएबल ही यूज करना है तो वो डायरेक्टली यूज हो जाएंगे। यहां तक आपकी लिमिट है। अब ये आगे का जो लिखा है वो आपका इनहेरिटेंस से संबंधित है, लेकिन है बहुत अच्छा डेटा, एक ही जगह पर सब लिखा है। हाँ, अगले साल पढ़ना। तो ये वाली पॉइंट देखो, यहां पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया है, क्या कि आप नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों वेरिएबल और मेथड यूज कर सकते हो, और स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक के अंदर ये एक्सेस डायरेक्टली लिख दिया गया है। बाकी आगे फोटो है, उसको एक बार पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। बायो लोगे तो फिर फ्यूचर खराब। अब देखो बच्चों, यहां पर ये एग्जांपल दिया गया है कुछ समझाने के लिए। यहां पे देखो, स्टार्टिंग से देखें, एक एग्जांपल ऐसा लिया गया जिसमें नॉन, इसको दो, तुम समझो, हमें मालूम तो बैठी तो हो, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होगी क्योंकि तुम्हारे ऊपर की चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर समझ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर स्टैटिक नहीं लगा है तो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और यहां पे डिक्लेयर करते समय स्टैटिक लगा दिया, इसका मतलब ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना है एमसीक्यू के लिए, कि स्टैटिक वेरिएबल को ही क्लास वेरिएबल कहा जाता है। क्लास वेरिएबल यही पूछा जाता है। स्टैटिक वेरिएबल जो भी होता है उसी को क्लास वेरिएबल पूछते हैं। वो कहते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें क्लास वेरिएबल कौन सा है, तो जो भी वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है वो क्लास वेरिएबल है। और ए और बी ग्लोबल तो दोनों हैं, लेकिन क्लास वेरिएबल स्टैटिक वाले वेरिएबल को ही कहा जाता है। डाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे उसमें रोका गया है। हाँ, वो सब लोकल है, आर्गुमेंट या फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर एक बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ये वैल्यू डाल दी गई है ना, तो हमने आपको पढ़ाया कि वैल्यू नहीं डाल सकते, लेकिन नहीं डाल सका मतलब सिंटैक्स एरर नहीं है, मना किया गया है कि वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर डालना चाहे तो कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं है, वैल्यू डाल दीजिए, आप पहुंच जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके उसमें कोर्स के हिसाब से मना किया गया है, इसलिए कंस्ट्रक्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पढ़ाना है कॉन्सेप्ट, इसलिए कह दिया गया कि यहां वैल्यू डिक्लेयर करते समय नहीं डाल सकते। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो एक फंक्शन यहां पर क्या है, वॉइड के साथ है, वॉइड शो डेटा, इसका मतलब ये नॉन स्टैटिक मेथड है। और यहां पर देखो वॉइड डिस्प्ले डेटा में स्टैटिक लगा है, तो ये इसका मतलब ये स्टैटिक मेथड है, दोनों को प्रिंट कराया गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहां पर वो जो अभी डिफरेंसेस लिखे थे उनको हल्के में ना लेना, समझने की कोशिश करना। तो यहां पे एक स्टैटिक वेरिएबल एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल दोनों को यहां यूज किया गया है। तो आप यहां कह सकते हो कि स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, वेरिएबल नॉन स्टैटिक फंक्शन में दोनों यूज हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड में दोनों यूज हो सकते हैं। अब यहां पे देखें, स्टैटिक वेरिएबल हो या नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हो। देखो ये यहां पर क्लास का नाम क्या है, स्टैटिक मेथड एग्जांपल, तो स्टैटिक मेथड एग्जांपल ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टैटिक मेथड एग्जांपल बनाया गया। अब ओबीजे डॉट ए यूज कर रहे हैं, तो ए क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और वो स्टैटिक के अंदर यूज किया जा सकता है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल था वो डायरेक्टली यूज हो जाएगा, उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताएं जरा, ये जो यहां पे एबीसीडी लिखा है ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? यस सर। मतलब इतना छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, बताइए थोड़ा बड़ा कर दें। नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, दिख रहा है। ठीक है,
अब यह मैंने आपको मैंने बता दिया कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल इसमें यूज हो, ये आएगा, इस मिलेगा, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और इतने खेल है इसीलिए इतना टाइम लगा, तब भी तो सो रहे हो। अब आपने समझ लिया, अब जरा इस डेफिनेशन को भी पढ़ लो। देखो ये आपके काम की डेफिनेशन है, वैसे आप लिख तो चुके ही हो। अ नॉन स्टैटिक मेथड कैन कॉल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली विद इन अ क्लास। ये इसमें समझाने की कोशिश की जा रही। और यहां पे स्टैटिक मेथड में बताया गया अ स्टैटिक मेथड कैन डायरेक्टली कॉल अनदर स्टैटिक मेथड बट नॉन स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। अब यहां पर वेरिएबल का एग्जांपल लिया गया है और हम कह रहे हैं कि ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन नॉन स्टैटिक है ना, इसको इस फंक्शन से कॉल करना है। तो ओबीजे डॉट शो डेटा आप लिखकर कॉल कर सकते हो। हाँ, यानी फंक्शन हो या वेरिएबल हो, नॉन स्टैटिक वाला ऑब्जेक्ट की मदद से स्टैटिक फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है। बस ये बताया जा रहा है, इतना ही है, बस और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब तुम जग जाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद जरा देखो यहां पे एक और कुछ लाइन लिखी है, अ स्टैटिक मेथड कैन कॉल स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल बाय ऑब्जेक्ट, वही वाली लाइन है। अब जरा यहां पे जरा फंक्शन कॉलिंग पे ध्यान दो। फंक्शन कॉलिंग पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं फंक्शन कॉलिंग में। तो देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो स्टैटिक मेथड को, जो स्टैटिक वाला मेथड है कौन सा, ये वाला, इसको दो तरीके से कॉल किया जा सकता है। एक, फंक्शन का नाम डायरेक्ट लिख दें, फंक्शन का नाम डायरेक्ट लिख दें, कोई ओबीजे नहीं, कॉल हो जाएगा। और दूसरा, क्लास के नाम के साथ, क्लास का नाम काफी बड़ा था, मान लीजिए क्लास का नाम एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड डॉट डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा। तो यानी कि या तो फंक्शन का नाम डायरेक्ट लिख दो, कॉल हो जाएगा, और या क्लास, क्योंकि स्टैटिक वाले सब क्लास से संबंधित होते हैं, तो या तो क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिखो तब कॉल हो जाएगा। तो ये दो तरीके से कॉल होता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर? यस अब नॉन स्टैटिक मेथड की बात आ रही, कंफ्यूज ना होना। अब नॉन स्टैटिक में डायरेक्टली, वो भी डायरेक्टली कॉल हो सकता है, लेकिन वो इसलिए यहां पे कॉल नहीं हो पाएगा, जैसे वैसे हमने बताया वो डायरेक्टली कॉल नहीं हो पाएगा, और कॉल हो सकता है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल हो सकता है। तो देखो यहां पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, बनाया गया, और यहां पे नॉन स्टैटिक मेथड जो शो डेटा था उसको फिर ओबीजे डॉट करके कॉल किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से कॉल किया जा सकता है, कब? जब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन में स्टैटिक हटा दो तब। पब्लिक वॉइड मेन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है ना, तो यहां पर भूलना नहीं कि हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखे हैं, इसका मतलब ये मेन फंक्शन कैसा मान रहे हैं, स्टैटिक, कुछ नया नहीं है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसलिए बना लिया। लेकिन अगर डायरेक्ट शो डेटा लिखना चाहो तो यहां पर स्टैटिक हटा दो तो शो डेटा कॉल हो जाएगा, जैसे ये कॉल हो रहा था ऐसे वो भी कॉल हो जाएगा। हाँ, हाँ स्टैटिक हटा दो चल जाएगा, लेकिन हम सर क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ही लिखते हैं इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हाँ बेटा बताइए। तो अगर स्टैटिक हटा देंगे तो भी जो स्टैटिक मेथड, जो ऊपर स्टैटिक मेथड बनाया डिस्प्ले डेटा, वो वैसे ही कॉल होगा ना? देखो अगर हम यहां से स्टैटिक हटा दें, ध्यान दो, अगर हम यहां से स्टैटिक हटा दें वर्ड मेन से, तो स्टैटिक मेथड भी ऐसे कॉल हो सकता है और नॉन स्टैटिक मेथड भी ऐसे कॉल हो सकता है, यानी बिना क्लास ऑब्जेक्ट या बिना किसी उसके, दोनों कॉल हो सकते हैं। लेकिन अगर यहां स्टैटिक लगा है तो नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, बस इतना ही है। अब जिससे ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता। क्लियर? यस सर।
स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। अरे इसको अलग ना मानो, ये भी मेथड है, तो ये जैसे इसके लिए बात करो चाहे इसके लिए बात करो, सेम चीज है। बोर्ड में नॉन स्टैटिक वाला फंक्शन है ही नहीं तुम्हारे कोर्स में, सिर्फ थ्योरी है स्टैटिक की, है ना, सिर्फ थ्योरी है। अब देखो इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या लिख दिया, अच्छा हाँ। अब देखो डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें पूरी उसका सार होता है कि डिफरेंस क्या है। तो देखो पहले स्टैटिक नॉन स्टैटिक में जो आपने बस इसको सुन लेना है। देखो नॉन स्टैटिक में देखो, और मेमोरी में लाना, नॉन स्टैटिक मतलब जिसमें स्टैटिक नहीं लगा होता है, और स्टैटिक मतलब जिसमें स्टैटिक लगा होता है, और स्टैटिक मतलब कॉमन मेमोरी को सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, नॉन स्टैटिक मतलब अलग अलग मेमोरी बनाते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए, इतना याद रखना है। तो देखो इट इज नॉन स्टैटिक, इट इज स्पेसिफिक टू एन ऑब्जेक्ट। नॉन स्टैटिक वाले जितने फंक्शन या वेरिएबल होते हैं वो क्लास के ऑब्जेक्ट से रेफरेंस रखते हैं, सो दैट दीज आर ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस मेथड। अब यहां पे ये वर्ड याद रखना, इंस्टेंस वेरिएबल तो सुना था, इंस्टेंस मेथड भी होता है, यानी जिनके साथ स्टैटिक नहीं लगा होता, चाहे वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो। वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं और फंक्शंस को इंस्टेंस मेथड कहते हैं, ये याद रखना है। और अब यहां पर स्टैटिक के बारे में देखते हैं। दीज आर कॉमन टू एवरी ऑब्जेक्ट, यानी एक ही मेमोरी बनती है सारे ऑब्जेक्ट के बीच में, सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज मेंबर मेथड, और मेंबर मेथड कहो इसको या क्लास मेथड कहो। तो जैसे जिन वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा होता उनको हमने क्लास वेरिएबल कहा, ऐसे जिन फंक्शन के साथ स्टैटिक लगा होता वो हमारे स्टैटिक मेथड या सॉरी क्लास मेथड कहे जा सकते हैं। और मेंबर मेथड तो दूसरा नाम, मेंबर मेथड लोकल नाम है, ये वाला पूछा जाता है क्लास मेथड, क्लास वेरिएबल जिनके साथ स्टैटिक लगा होगा। तो ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा यहां का। उसके बाद दीज मेथड ऑलवेज एक्सेस विद ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो नॉन स्टैटिक वाले हमेशा ऑब्जेक्ट बनाकर ही कॉल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये क्लास का नाम है, नहीं सॉरी ये ऑब्जेक्ट का नाम है और ये फंक्शन है, तो इसको आप ओबीजे मान लीजिए, ओबीजे डॉट इनपुट, ओबीजे डॉट कंप्यूट, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ठीक। और यहां पे देखिए स्टैटिक बारे में देखिए, दीज प्रॉपर्टी ऑलवेज एक्सेस विद क्लास रेफरेंस, क्लास के नाम के साथ में। तो यहां पे देखो अभी हमने बताया था कि स्टैटिक मेथड विदाउट क्लास नेम यानी डायरेक्ट भी कॉल किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक स्टैटिक वर्डमेंट में स्टैटिक लगा है इसलिए, और नहीं तो क्लास के नाम के साथ कॉल करो, क्लास के नाम के साथ। तो xyz डॉट इनपुट, xyz डॉट कंप्यूट, xyz डॉट डिस्प्ले। फिर उसके बाद इफ एनी मेथड वांट टू बी एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज नॉन स्टैटिक, ये अलग से प्रॉपर्टी बताई गई। अगर किसी फंक्शन का यूज एक से अधिक बार यूज करना है तो आपको नॉन स्टैटिक मेथड बनाने चाहिए, नॉन स्टैटिक मेथड बनाने चाहिए। एग्जांपल हम देंगे, जैसे हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे और OB1 में हमने कोई और OB1.a में कोई और वैल्यू डाली थी, OB2.a में कोई और वैल्यू डाली थी, तो अलग अलग वैल्यू सारी चाहिए, हमें सारी वैल्यू अलग अलग चाहिए। तो हमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड लेने पड़ेंगे। और अगर हमें एक टाइम पर एक ही वैल्यू चाहिए तो उस समय हमें स्टैटिक मेथड बनाने चाहिए, क्योंकि वो चाहे OB1.a लिखो, चाहे आपका पहला क्लास का वेरिएबल चाहे दूसरा क्लास का वेरिएबल, क्योंकि मेमोरी सेम है तो एक ही वैल्यू एक बार में रह सकती है। तो यानी कि इफ एनी मेथड वांट टू बी एग्जीक्यूट ओनली वंस इन द प्रोग्राम दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब एक ही वैल्यू एक बार में मिल पाएगी, इसलिए वैल्यू चेंज होने कोई मतलब ही नहीं रह गया, और यहां पे सारी वैल्यू मिल जाएंगी, इसलिए नॉन स्टैटिक है। तो ये पॉइंट नया है, अच्छा है कि क्यों हम कर रहे हैं, ये उसके लिए बताया गया है। अब आते हैं हम लोग, कितना सुंदर है, इतनी देर से स्टैटिक में हम लोग पक गए, है ना। अब प्योर इम्प्योर फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में प्योर मेथड या प्योर फंक्शन को कहते हैं द फंक्शन विच रिटर्न्स वैल्यू। जो पहला पॉइंट,
प्योर मेथड वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो द फंक्शन विच रिटर्न्स वैल्यू एंड डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ कॉलिंग कॉल्ड प्योर फंक्शन। यहां पे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ, अब स्टेट के बाद मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइन का मतलब है बच्चों, डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। ये लिखने और सुनने में अच्छा है, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका मतलब है कि फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन की पहली लाइन में जो वेरिएबल होते हैं इंट ए कॉमा इंट बी गोल वाले ब्रैकेट में, उनमें जो भी वैल्यू पहुंची है वो वैल्यू अगर बदले ना, वो वैल्यू अगर ना बदले तो उसको हम आपको क्या कहेंगे? प्योर फंक्शन कहेंगे। और इसका अपोजिट कर दो, वो वैल्यू अगर बदल गई फंक्शन के अंदर तो वो आपका हो गया इम्प्योर फंक्शन। तो जरा यहां पे इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये फॉर्मल पैरामीटर याद रखना। अब यहां पे क्या है? द फंक्शन विच चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योर फंक्शन। और चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू बदल जाए तो वो क्या है? इम्प्योर फंक्शन। और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, ये फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू। तो ज्यादातर बुक्स में लिखा है ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू। क्लियर? अब जरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। हाँ, फिक्स वैल्यू के साथ यहां दे दिया गया, हम एग्जांपल दे रहे हैं ना खुद। चलो पहले एक एक देख लेते हैं। यहां पर ये प्योर मेथड का एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें फिक्स्ड वैल्यू ले ली गई क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर तो है ही नहीं यहां पे, तो फिक्स्ड वैल्यू ले ली गई। ओके, ये इसका कर्ली ब्रैकेट बंद है। तो ये देखो वैल्यू दो तरीके से पहुंच सकती है, या तो पैरामीटराइज फंक्शन बनाकर वैल्यू ले सकते हैं, या ग्लोबल वैल्यू होगी। दो तरीके से वैल्यू पहुंचती ना वेरिएबल में। तो यहां पे एग्जांपल है विदाउट फॉर्मल पैरामीटर का। तो देखो यहां 10 और 1 लिया गया है। अब यहां a प्लस बी कर रहे हैं, तो a प्लस बी से ये 10 प्लस 10 हो रहा है। तो 10 प्लस 10 होने से सोचो, 10 प्लस 10 होने से 20 आएगा, तो 20 रिटर्न हो जाएगा। यहां से कहां पर जाएगा? जहां फंक्शन कॉल किया गया। लेकिन क्या a की वैल्यू 20 हो गई? क्या b की वैल्यू 20 हो गई? a के पास अभी भी 10 है और b के पास अभी भी 10 है, यानी वैल्यू नहीं चेंज हुई। तो डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का ये मतलब है। अब अपना वाला एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए आपने यहां बनाया INT सम और यहां पे INT A, यही देना एग्जांपल INT B। अब A में मान लीजिए 5 आया है, B में आपने 10 भेजा है, और यहां पे हमने क्या कर दिया? INT, ये एक्स्ट्रा में ले रहा हूं, C इक्वल टू A प्लस बी, और उसके बाद रिटर्न C को रिटर्न कर दिया और इसको कर दिया बंद। ये प्योर मेथड का एग्जांपल है। अब देखो A में 5 आया है, B में 10 आया है, ठीक है। और 5 10 को हमने यहां सम करके यहां कर लिया 15 और रिटर्न C कर दिया, तो यानी 15 रिटर्न हो गया यहां से। तो क्या A और B की वैल्यू बदली? तो वैल्यू ना बदलना, चाहे ग्लोबल वेरिएबल हो और चाहे ये लोकल वेरिएबल फॉर्मल पैरामीटर, वैल्यू ना बदलना प्योर मेथड कहा जाता है। और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं। दो डिफरेंस हैं ये, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इम्प्योर मेथड का दिखा रहे हैं। इम्प्योर मेथड देखो ये फिलहाल विदाउट पैरामीटर लिया गया है, पहले ये समझ लो। ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास, तो देखो A के पास 10 था प्लस B के पास 10 था,
पॉइंट में था वो अलग बात है, और सी के पास 1 था। अब 10 + 10 सी में स्टोर कर रहे हैं तो 20 हो गया ना। अब सी को रिटर्न कर रहे हैं तो सी की वैल्यू ओरिजिनल जो थी वो क्या हुई, बदल गई, चेंज हो गई, बदल गई। तो ये वैल्यू बदल गई इसलिए ये इम्प्योर फंक्शन है, ये वैल्यू बदल गई इसलिए ये इम्प्योर फंक्शन है। और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, नहीं रिटर्न करते इसका मतलब वॉइड लगा हुआ है, वॉइड मतलब नो रिटर्न वैल्यू। अब यहां पे हम अपना वाला एग्जांपल दिए दे रहे हैं। आपने लिखा वॉइड इंक्रीमेंट INT A कर्ली ब्रैकेट और A++ और उसके बाद SOP A। ये हमारा एग्जांपल। अब देखो A में आपने 5 भेजा और यहां पे ++ 1 कर दोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A को प्रिंट कराया तो 6 प्रिंट हो गया, तो ये तो वैल्यू बदल दे रहा है ना, और यहां पे भी वैल्यू बदल गई C की, तो इसलिए ये वैल्यू बदल गई, इसलिए ये इम्प्योर मेथड है। और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो ज्यादातर नहीं कर सकते हैं, ये वाला माना जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये लाइन लिखी होती या आप ये लाइन लिखते A = A+5 सपोज दैट, तो A में क्या था, 5 था, 5 + 5 10 हो गया ना, तो वैल्यू बदल गई। यानी एग्जांपल आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जरूरी नहीं कि ++ माइनस का एग्जांपल दें। तो बिल्कुल साफ सुथरा प्योर इम्प्योर समझ में आ गया। अगर सोते नहीं तो हाँ ठीक है, नहीं आज पहली बार सो रहे हो। अब देखो यहां पे मैंने डिफरेंस के रूप में जो बताया है, अब इसको चाहे नोट करो चाहे ना करो, वही जो बताया नोट कर चुके हो वही है सब। देखो प्योर फंक्शन में देखो क्या लिखा है, प्योर फंक्शन आर सच फंक्शन विच डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें वैल्यू बदलती नहीं फॉर्मल पैरामीटर या ग्लोबल वेरिएबल्स की, ठीक है। और इम्प्योर फंक्शन में देखो, इम्प्योर फंक्शन आर सच फंक्शन या मेथड विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो वैल्यू बदल देते हैं, ठीक है ना। करेक्ट कर लेना अगर गलत लिखा हो। और यहां पे प्योर फंक्शन देखो, इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट एज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज्ड रादर ओनली एक्सेस्ड। और इट डज हैव साइड इफेक्ट, वैल्यू चेंज हो जाएगी तो साइड इफेक्ट पड़ गया ना, इफेक्ट एज स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग रही है, ठीक है, एंड देयरफॉर वन शुड बी केयरफुल यूजिंग इट, बस ये है। और बाकी यहां पे डिफरेंस में ये वाला अगर ना लिखो, ऊपर वाला हो गया ना, उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया एक्चुअली। तो अगर आप नीचे वाला लिखो, अभी क्लास और चलेगी, हाँ, तो यहां पर वो वाला पॉइंट लिख सकते हो, प्योर मेथड में लिख सकते हो इट कैन रिटर्न वैल्यू, और इम्प्योर फंक्शन में लिख देना इट मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, ये ज्यादा आसान रहेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर? Yes, sir. अरे यार टॉपिक है तो पूरे हो जाए, ज्यादा नहीं बचा है। अब बस एक ये स्लाइड है, एक इसके नीचे वाली बस। ये सिर्फ फंक्शन की, कंस्ट्रक्टर की नहीं है, फंक्शन की है। देखो बच्चों, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस अच्छा खासा एग्जांपल है, और इस साल इसका कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन आना ही आना है आपका थ्योरी में। कॉल को पास भी बोल सकते हैं, जो जहां जहां कॉल लिखा है वहां वहां पास भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। चलिए देखिए, पास वैल्यू टू मेथड, तो ये दो तरीके का होता है। अच्छा, यहां पर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मेथड को एक्सेस करने के लिए कोई दो फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए दो तरीके कौन से हैं। किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, एक्सेस मतलब कॉल करने के लिए, कोई दो तरीके कौन से हैं, तो हमेशा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, उसके रेफरेंस उसमें बताया जाता है। ये नाम ही पूछे जाते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। हाँ शांत रहो। अच्छा, अभी मैं देखूंगा वैल्यूज, इन्हीं साफ कराऊंगा। वैल्यूज कैन बी पास्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। वैल्यू पास करना, वैल्यू भेजना, दो तरीके होते हैं, कॉल बाय वैल्यू,
कॉल बाय रेफरेंस। अब जरा इधर देखिए, कॉल बाय वैल्यू। चुपचाप बैठ जाओ यहीं आकर, इधर देखो। और जो बाहर बैठे हो उनको, तुम्हारी क्लास चल रही है, तुम बाहर बैठे हो मजा ले रहे हो। और कोई बैठा है बाहर? सबको अंदर बुलाओ। हाँ, कॉल बाय वैल्यू देखो, ये याद हम चाहते हैं अभी याद हो जाए। आपको अलग से बैठ के कहां याद करोगे, तुम लोगों को तो याद हो गई, अभी पीछे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉल बाय वैल्यू देखो, और बिल्कुल शांत बैठना, आपस में बात ना करना। द मेथड क्रिएट्स इट्स न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स टू कॉपी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर एंड वर्क्स विद देम। थोड़ी सी अलग लाइन है, लेकिन आपने अगर समझा हुआ है पहले तो बिल्कुल क्लियर कट है। क्या है? जब कोई फंक्शन कॉल करते हो, ओबीजे डॉट कैलकुलेट, कोई फंक्शन कॉल किया और उसमें आप वैल्यू भेज रहे हो, तो यहां पे कह रहा है कि कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यू जाती है उसकी एक कॉपी जाती है, डुप्लीकेट कॉपी उसको कह सकते हो। जब फंक्शन कॉल कर रहे हो, इमेजिन करना, जो अभी ऊपर देखा था फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन ओबीजे वाली थी, और ऊपर जो था फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर वाली लाइन थी, ठीक ना। तो यहां से जब नीचे से वैल्यू भेजी जाती है ऊपर, तो ये कॉपी जाती है, कॉपी। और कॉपी में अब जैसे कैसे समझ लो, ये हमारा नोट्स है, एग्जांपल समझ लो, ये हमारा नोट्स है, और इस नोट्स की एक फोटोकॉपी करा कर आपको दे दें, और आप घर पे जाकर उसको जो है चाय गिरा लो उसके ऊपर, तो हमारा नोट्स खराब हुआ, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल कॉपी तो रखी है ना। तो तुम्हारे पास जो क्या था, डुप्लीकेट कॉपी थी, तो जो चेंज हुआ वो किसमें हुआ? डुप्लीकेट कॉपी में हुआ, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी। ये कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू खराब नहीं होगी, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट कॉपी भेजी जाती है। और कॉल बाय रेफरेंस देखो, रेफरेंस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड ऑन टू द मेथड, मेथड मतलब फॉर्मल पैरामीटर में। तो यहां पे क्या लिखा है? एक्चुअल। एक्चुअल मतलब ओरिजिनल कॉपी ही हमने तुमको पढ़ने को दी थी। एक्चुअल मतलब ये ओरिजिनल एक ही कॉपी थी, यही पढ़ने को दे दी। तुमने कहा कल एग्जाम है, हमने कहा ले जाओ बेटा, और तुम गए वहां चाय गिरा ली उसके ऊपर। अब अगले बार जब हमें वापस करोगे तो इस पे चाय के साथ मिलेगा ना ये, तो इसका मतलब ओरिजिनल कॉपी या तुम्हारे भाई बहन ने, हाँ, तो ये हमारा बेकार वाला कॉपी मिलेगा, यानी वैल्यू अफेक्टेड हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। तो ये वाले जो होते हैं ये आपका कॉल बाय एड्रेस या रेफरेंस, एड्रेस को ही रेफरेंस कहते हैं। तो अब आपको पॉइंट टू बी नोटेड इन द माइंड क्या, कि इसमें डुप्लीकेट कॉपी जाती है, और डुप्लीकेट कॉपी में कोई भी चेंजेस हो गए तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलती, ध्यान देना। और इसमें ओरिजिनल वैल्यू जाती है, एड्रेस को ओरिजिनल, एक्चुअल मतलब वैल्यू या रेफरेंस को एक्चुअल एड्रेस कहते हैं या एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू भेजी जाती है, और उसमें अगर कोई चेंज फंक्शन के अंदर हो गया तो ओरिजिनल वैल्यू भी बदल जाएगी। बस इतना ही इसमें है, और बाकी आप यहां नीचे देख लीजिए। ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया है कॉल बाय वैल्यू का। तो फंक्शन में जितने भी प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं सब कॉल बाय वैल्यू से ही होते हैं, सब कॉल बाय वैल्यू से ही होते हैं। तो देखो पास बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू आर सेम। अब यहां पे देखो जरूरी नहीं कि वर्डमेन से ही सारे फंक्शन कॉल किए जाएं, आप फंक्शन के अंदर से भी फंक्शन कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे सामने दो तरीके के फंक्शन है, एक चेंज नाम का फंक्शन है, और दूसरा देखो कौन सा है, दूसरा INT वैल्यू नाम का फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने a में 12 डाला, और उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू a प्रिंट करा दी, तो आपका यहां पर ये 12 प्रिंट हो गया। और उसके बाद दूसरे, अब देखो ये नया तरीका है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना जरूरत नहीं इसको याद करने की। दूसरा तरीका क्या है कि हमने SOPLN के अंदर फंक्शन को कॉल किया, यानी फंक्शन डायरेक्ट SOPLN के अंदर से कॉल किया जा सकता है, ये भी सीख लो। तो यहां पे क्या लिख के आएगा, चेंज वैल्यू इज इक्वल टू प्लस, और ये डायरेक्ट फंक्शन कॉल करा जा रहा है। तो आपको बताया गया था ना कि आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज सॉरी स्टैटिक वाले भी और नॉन स्टैटिक वाले भी डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, यानी कोई ओबीजे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू कॉल हो गया, और इसमें क्या था 12, तो 12 यहां से भेजा जा रहा है कहां, इस फंक्शन को। फंक्शन कौन सा, वैल्यू, इस फंक्शन पे आएगा ना,
ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जंप करके कहां आएगा, यहां आएगा, और ये a वाली वैल्यू कहां आ जाएगी, x के अंदर। तो x में कौन सी वैल्यू आ गई, 12 आ गई। अब हमने x की वैल्यू को 10 बना दिया। तुम अभी देखो, ये ओरिजिनल कॉपी, ये डुप्लीकेट कॉपी भेज रहे हैं ना, डुप्लीकेट कॉपी तुमको दी और तुम्हारे भाई ने उस पर चाय गिरा दी, 10 बना दिया, तो 12 जो है 10 बन गया। ये आधा पेज फाड़ दिया तो आधे तो बचा। अब वैल्यू जब रिटर्न करेंगे तो ये वैल्यू जब जाएगी यहां पे वापस इसी के पास, और ये पीछे किसी एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, सॉरी वो यहां तो स्टोर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एसओपी में डायरेक्ट जा रही ना, तो डायरेक्ट जाकर प्रिंट हो जाएगी। और अगर फंक्शन के अंदर ना कॉल करते तो यहां पर x इज इक्वल टू वैल्यू ऐसे लिखते, वैल्यू x इज इक्वल टू वैल्यू और a भेजते, x इज इक्वल टू वैल्यू लिखा, a भेजा, तो ये जो x रिटर्न होगा वो इस x में वैल्यू ले जाएगा और फिर यहां पर x को प्रिंट करा सकते हो आप, है ना, x को प्रिंट करा सकते हो। तो ये आपका इसमें है। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया कि अगर यहां पे चेंज हुआ तो इसका इफेक्ट, अब ध्यान देना अभी तुम्हारे हिसाब से जो हमने बताया था कि डुप्लीकेट कॉपी भेजी गई है तो उसका इफेक्ट हमारी ओरिजिनल वैल्यू में नहीं पड़ेगा। तो समझो यहां पर ना कि ये जो 10 भेजा, ये 10 आपका यहां आया और ये स्टेटमेंट कहां लिखा है, एसओपीएलएन में, तो यहां पर 10 आपका प्रिंट हो जाएगा, ये 10 आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दोबारा से a प्रिंट कराया गया। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, यस, a की वैल्यू अभी भी 12 है, ये तो चेंज वैल्यू यहां आई है ना, तो चेंज वैल्यू जो यहां पे इफेक्ट पड़ेगा वो चेंज वैल्यू में ही सीमित रहेगा, तो ये चेंज वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो डायरेक्ट ए को प्रिंट कर रहा है तो नहीं बदल रही है, ये इसको बताया जा रहा है। दोनों वैल्यू हमने भी एग्जांपल ऐसे दिया है, दोनों वैल्यू प्रिंट करा के दिखाया है, बिफोर कॉलिंग फंक्शन और आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। तो उसमें ए की वैल्यू अभी नहीं बदली, और ये जो चेंज है वो तो इसका है, वो तो डायरेक्ट टेम्परेरी रूप से दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद अब देखो एग्जांपल कोई भी हो सकता है, हमें तो खाली मतलब बताना है आपका। अब यहां पे देखो, रेफरेंस का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो वो अपना एक मेमोरी एड्रेस जरूर बनाता है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब मेमोरी और मेमोरी का मतलब उसका कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा। जैसे यहाँ पे int x इक्वल टू 10 लिखा है, इसका मतलब x नाम के वेरिएबल ने जो मेमोरी बनाई है जिसमें 10 स्टोर है, उसका कोई मेमोरी एड्रेस भी होगा, उसका कोई मेमोरी एड्रेस, और वो उस एड्रेस को हम नहीं देते हैं, वो मेमोरी में जहां मेमोरी बनी अपने आप वहां का एड्रेस एलोकेट हो जाएगा। नहीं, जावा में नहीं निकाल सकते, और C++ वगैरह में निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखो ये मेमोरी एड्रेस है, आपको अलग से एक बता दिया गया। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये क्लास का नाम है, एक वेरिएबल x हो गया और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया गया, इसमें i में जो भी वैल्यू भेजी गई है वो x को दे दी गई, तो x में i की वैल्यू पहुंच गई। और ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कंस्ट्रक्टर, इधर कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लास का नाम सेम है। तो नॉन पैरामीटराइज में हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू डाली जाती है, और पैरामीटराइज में जो भी वैल्यू ये पैरामीटर में आई है वही ग्लोबल वेरिएबल को दे दी जाती है। अब इसके बाद देखिए, अगर लेट हो रहा हो तो फिर अगली क्लास में कर लेंगे क्या, हमें लग रहा है, हाँ हाँ वही तो, अरे वो अलग से दे दिया गया, कंस्ट्रक्टर भी वहां बना है तो हम कंस्ट्रक्टर को बताने लगे, ठीक है। ये टेस्ट नाम की क्लास में कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डाली गई। अब एक देखो वर्डमैन के अंदर देखो ये वर्क हो रहा है, ये वर्डमैन नहीं, ये एक मेन नाम की क्लास बनाई गई, वर्डमैन नहीं है, और इसमें अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन बनाया गया। अब यहां पर टी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसमें हमने ये क्या है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ये क्या है, जिस लाइन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उस लाइन में जो लास्ट में क्लास का नाम लिखा होता है वही आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रहा है। तो टेस्ट से जंप करके वो टेस्ट पे जाएगा, कहां पे जाएगा, ये इस हमने बहुत इजी बताया है यार, अभी हमने समझाया कहां, हमने खुद देखा नहीं था इसको। फिलहाल तुम वही याद कर लेना, हम तो यहां जो हमने पढ़ाया है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस नहीं पढ़ा तुमने, दिमाग खराब तुम्हारे, फुल वीडियो अपलोडेड है उसमें। अच्छा तुम लोग बोलो नहीं तभी कुछ समझ में आएगा ना, बोलोगे तो कहां समझ में आएगा। अब यहां पर देखो ये आपका
अरे इस लाइन में बच्चा क्यों इरिटेट कर रहे हो? ये ऑब्जेक्ट बना है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो मैं नहीं समझ में आ रहा है। तो आगे हमने समझाया है कहाँ भी। तो ये 5 यहां से यहां जाएगा, ये टेस्ट से जम करके टेस्ट पे जाएगा, और ये 5 जो है आई को चला जाएगा, और आई से वो एक्स में स्टोर हो गया, है ना। अरे आपको ये चीज पढ़ाई जा चुकी है कि 2 तरीके की अप्रोच होती है, बॉटम टू अप टॉप या टॉप टू बॉटम। तो आपकी मर्जी, फंक्शन ऊपर बनाओ नीचे से कॉल करो। कंस्ट्रक्टर है आईटी एक्सेस के नीचे होगा तब तो x इक्वल टू i होगी, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। एक सेकंड समझ गया, जस्ट सामने लिखा है, अच्छा साहब लाइन बचाने के लिए सामने लिख दिया गया, स्लाइड छोटी बने। तुम अभी जगह नहीं हो। तो ये 5 इसको पहुंच गया, ठीक है, x में क्या पहुंच गया 5। उसके बाद वापस यह लौट के वहीं आता है जहां से कॉल होता है, वापस यहां आ गए। अब यहां चेंज नाम का फंक्शन कॉल हो गया, और चेंज नाम का फंक्शन ये नीचे बना रखा है। तो कोई भी फंक्शन ऊपर हो या नीचे हो, कॉल होगा तो वहीं जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जावा में ये दोनों चीजें पॉसिबल है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा सकते हैं। देखो इधर, अगर नहीं बोलोगे तो जल्दी हो जाएगा, बस इतना समझ लो। तो यहां पर चेंज फंक्शन कॉल हो गया, और टी के पास इसमें क्या है 5। तो ये टी यहां पर पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भेजा जा रहा है। हमने एग्जांपल दिया था एरे वाला कि क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं ना उसमें, तो एरे या ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इसमें एग्जांपल लिया गया है ऑब्जेक्ट का, तो अच्छी बात है ना, जो आपको आसान पड़े, एरे आसान पड़ेगा जो हमने समझाया था। तो यहां पर ये पूरा पूरा टी भेजा गया है, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट भेजा गया है। तो ऑब्जेक्ट भेजा गया है, और चेन से जम करके यहां पर आओगे तो ऑब्जेक्ट नॉर्मल वेरिएबल तो होता नहीं है, जैसे INT A B C D होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल वेरिएबल तो होता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, एक खुद ही एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहां पे टेस्ट स्पेस टी लिखा गया है, टेस्ट स्पेस टी। तो टेस्ट क्या था, क्लास का नाम था, और उसके आगे जो भी लिख देंगे वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑब्जेक्ट में आ रही है, बस इतना समझ लो। और जैसे यहां पे INT A लिखा होता, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो यहां पे इसीलिए क्लास का नाम आया, अदरवाइज क्लास का नाम नहीं आता। तो यहां पे टी की वैल्यू टी में आ गई, यानी कि अब यहां पे टी हो चाहे T1 हो, वेरिएबल नेम बदल सकते हैं। तो यहां पे टी की वैल्यू यहां पे आ गई, तो यहां पे कितना आ गया 5 आ गया। अब अंदर आए और हमने टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट लिख दिया। अब बताओ क्या होगा, तुम एक्चुअली जो है अपना पेशेंस खो चुकी हो। यहां पे न्यू ऑब्जेक्ट ऑपरेटर क्या करता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, वैल्यू इनिशियलाइज करता है डिफॉल्ट वाली। तो यहां पे ये कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हो रहा है, तो टी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना। तो यहां टेस्ट से जम करके ये कहां जाएगा, डिफॉल्ट वाले पे जाएगा। और डिफॉल्ट में हमने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू 0 कर दी। वापस लौट के आओगे तो टी के पास तो 5 था, अब तो वैल्यू ओरिजिनल वाली बदल दी, यानी कि ये जो 5 था ये मतलब ये 10 है तो ये अब 0 हो गया। अगर हम वहां 5 में ले रहे हैं तो 5 0 हो गया। उसके बाद अब टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 लिख दिया, इसको ना याद रखो, वही 5 याद रखो। अब टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 लिख दिया, तो इसका मतलब अब टी के एक्स में क्या पहुंच गया 10। तो देखो अभी अभी मैंने मेमोरी बना के दिखाया था आपको, टी एक ऑब्जेक्ट है और उसने आपने किसके लिए, एक्स के लिए मेमोरी बनाई थी, एक्स के लिए मेमोरी बनाई थी, और उसमें आपका क्या स्टोर था, 5 स्टोर था। अब हमने यहां पे टी डॉट एक्स, हमने कहा था डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, तो टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 लिख दिया, इसका मतलब ये 5 हट गया और इसमें 10 आ गया। अब ओरिजिनल वैल्यू बदल गई, मेमोरी के अंदर ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई। अब वापस फंक्शन वर्क करके वापस जाएगा तो अपनी जगह पर, तो जब यहां से ये चेंज से वापस पूरा वर्क करके जाओगे कहां पर, ये इस जगह पे लौट के आओगे, यहां से जंप करके इस जगह पे लौट के आओगे। अब फिर टी डॉट एक्स प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या जो नई वैल्यू आई है 10 वो प्रिंट होगी। तो यहां पे वैल्यू बदल गई और वहां पे वैल्यू नहीं बदली थी, लोकल रूप से बदली थी, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जब ए प्रिंट कराया गया था तो नहीं प्रिंट, वो 12 भी प्रिंट हुआ था, और यहां पे वैल्यू आपकी जो 5 थी वो हटकर अब 10 हो चुकी है। इसी को कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। और बाकी जो है हमने जो एग्जांपल दिए थे आसान वाले वो आप याद कर लीजिएगा। मेन है आपका डिफरेंसेस जो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो डिफरेंसेस कुछ नया नहीं है, जो अभी भी बताया था भाई, कंफ्यूज ना करो। डिफरेंसेस में जो अभी भी बताया था कि जो वैल्यू भेजी जाती है वो डुप्लीकेट कॉपी जाती है, डुप्लीकेट कॉपी में चेंज करने पर ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉल बाय
वैल्यू में, और कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू भेजी जाती है, और उसमें अगर कोई चेंज कर दिया तो नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू भी बदल जाएगी। वही सब यहाँ लिखा है। एक बार जल्दी से देखिए ये कॉल बाय वैल्यू है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है, कॉपी इसमें डुप्लीकेट कॉपी भेजी जाती है। तो अ वे ऑफ पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, अब यहां पे फंक्शन से एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू भेजी जा रही, कॉपिंग एक्चुअल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट इनटू फॉर्मल पैरामीटर, तो इसमें डुप्लीकेट कॉपी जाती है, ठीक है। और यहां पे अ वे ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शन बाय कॉपिंग द एड्रेस, एड्रेस का मतलब ओरिजिनल वैल्यू, एड्रेस का मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट टू द फॉर्मल पैरामीटर। इधर देखो, ए प्लीज, वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है, एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कॉपी टू द फॉर्मल, यहां पे एड्रेस कॉपी हो रहा है, वहां पर वैल्यू कॉपी हो रही है, और वैल्यू मतलब डुप्लीकेट कॉपी। बस खत्म हो गया। अच्छा एक और बचा है, डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू, इसमें ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है, और इसमें अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। और एक हमारी तरफ से याद कर लो कि इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप पास किए जाते हैं, और इसमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यही खाली है। अब यही तो था लास्ट स्लाइड, इसमें क्या बताना है, इसमें खाली फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है इतना ही बता रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट। चुप रहो। देखो, अरे ये फंक्शन टॉपिक पूरा हो जा रहा है, दिमाग खराब है क्या, 10th में हो तुम लोग। अब देखो ये मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, मेथड ओवरलोडिंग मींस दैट देयर आर मोर देन वन फंक्शन डूइंग, मुंह बंद करो, देन वन फंक्शन डूइंग different kind of jobs but have same name, this process is called polymorphism। तो देखो इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी क्लास में एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाएं, जैसे राम राम राम, 3 राम नाम के फंक्शन बना दिए, या कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट, 3 कैलकुलेट नाम के फंक्शन बना दिए गए, बट उसकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगी, गोल वाले ब्रैकेट में जो वेरिएबल है वो अलग अलग होंगे, तो इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। एग्जांपल सामने लिखा है, देखिए यहां पे क्लास का नाम क्या था, कैल्क था, और इसमें एक सम नाम का फंक्शन बनाया गया, और देखो दोबारा से सम नाम का फंक्शन बना दिया गया। तो दोनों एक ही नाम के फंक्शन है और सेम क्लास के अंदर, दोनों एक ही नाम के फंक्शन है सेम क्लास के अंदर, इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और इसमें दोनों सेम नाम के फंक्शन है, तो पहचाना कैसे जाएगा कि कौन सा सम कॉल हो रहा है, तो उसकी पैरामीटर लिस्ट से पहचाना जाएगा। ये पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट यानी INTS INTV, इसी को पैरामीटर लिस्ट कह रहे हैं, फॉर्मल पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो जो फॉर्मल पैरामीटर यहां पर ये दोनों के अलग है ना, फॉर्मल पैरामीटर दोनों के अलग हैं, तो ये इसीलिए दोनों अलग अलग हैं, वरना नाम दोनों का सेम है। अब यहां पे फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट 2 तरीके से अलग हो सकती है, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट कम ज्यादा हो, जैसे कि इसमें 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं और इसमें 3 हैं, इसलिए ये अलग है, इसलिए ये अलग है। और दूसरा हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है, मान लीजिए इसमें भी 2 हैं इसमें भी 2 हैं, तो उनके डेटा टाइप अलग कर दो, जैसे कि ये 2 INT हैं और यहां पे हम डबल A और डबल B ले लें, तो इसमें भी देखो, नहीं हम डेटा टाइप नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रख रहे हैं, तब अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो उनके डेटा टाइप अलग हैं, इसमें 2 इंटीजर हैं, इसमें 2 डबल हैं। इस तरीके से इनको डिफरेंट पहचाना जाएगा, नहीं तो इनको डिफरेंट नहीं पहचाना जा सकता। वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल के नाम ये इसमें भी S हो सकता है और V हो सकता है, इसमें भी SV है, वेरिएबल का नाम इज नथिंग, क्योंकि तो लोकल वेरिएबल होता है ना, लोकल वेरिएबल सिर्फ इसी बॉडी में इफेक्ट डालेगा, उससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो ये आपका तुम बताओ 2 फैक्टर कौन से हैं, कैसे पहचानेंगे ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। मेन बातें नहीं बोल रहे, वो INT पढ़ रही है। ये कहो कि आपको बताया गया नंबर ऑफ आर्गुमेंट या तो कम ज्यादा हो, जैसे इसमें 2 हैं इसमें 3 थे,
इसलिए ये अलग हैं। और या तो अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है तो उनके डेटा टाइप अलग अलग कर दो, जैसे 2 इंटीजर हैं इसमें, इसमें 2 डबल हैं, वेरिएबल के नाम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको फंक्शन ओवरलोड। अब यहां पर एक एरर तुमने अभी अभी डिस्कस की थी क्लास के समय चित्रांश, इसी यही तो थी, एमसीक्यू के बारे में पूछ रहे थे कि आपका अगर इसमें 2 आईएनटी है और इसमें भी 2 आईएनटी है, तब वो कौन सी एरर मानी जाएगी? डिस्टिंग वो क्या था, एम्बिग्यूअस। तो वो एम्बिग्यूअस नहीं कर पाएगा, मतलब वो पहचान नहीं पाएगा कि दोनों में किसको कॉल किया जाए, वो एरर नहीं है। अरे वो आया है एमसीक्यू क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा था आज। हाँ कुछ एम्बिग्यूअस करके लिखा था। हाँ अब देख लेना, चलो चलो इधर ध्यान दो, फंक्शन ओवरलोडिंग बता रहे हैं, तुम लोग बोलते हो इसी वजह से गड़बड़ हो जाता है। ऐसा लगता है घर में जाकर अभी चौका बर्तन कर रहा है, झाड़ू लगानी है, सब बना बनाया मिल जाएगा और सब खा के अभी वो क्या कहते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम चल जाएगा घर में, उसमें कोई चिंता नहीं है। हाँ देखो इधर, अब यहां पे इस प्रोग्राम को चला के दिखाई दे रहे हैं कैसे चल रहा है। सबसे पहले पब्लिश, अच्छा ये पी सब स्मॉल में है, ध्यान रखना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं सबसे पहला फंक्शन होता है जो कंपाइलर द्वारा कॉल किया जाता है और किसी फंक्शन को कंपाइलर नहीं पहचानता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आए और यहां पे क्या हुआ, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका याद कर लो, क्लास नेम स्पेस ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर ऊपर नहीं बना है, अगर बना होगा तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाली जाती है। फिर वापस आए, अब देखो यहां पर ओबीजे डॉट सम, और इसमें 2 वैल्यू, या तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो और वेरिएबल के नाम यहां लिख दो। जैसे यहां पे मैं लिख सकता था कि int a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 8। अगर ये हमने ऐसे पहले यहां पे डिक्लेयर कर रखे होते तो यहां पर a और b लिखा जा सकता था, या तो डायरेक्ट वैल्यू भेजो और या तो वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल भेजो, है ना। तो हमने यहां पर दोनों बता दिए कि आप ब्रैकेट में a कॉमा b भी लिख सकते हो, तब भी तो 7 8 ही जाएगा, और डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे तब भी 7 8 जा रहा है। तो अब ये सम नाम का फंक्शन, अब फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं, अब ये सम नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो सम नाम का फंक्शन तो ऊपर 2 बना है, एक ये है एक ये, तो किसके पास जाए? तुम सोचो, ये लोग तो जानते हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो भी 2 है ना। क्योंकि वही डिफरेंस बताया था ना अभी, कि ये सम जो है यहां से जम करके इस सम पे जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 इंटीजर वैल्यू भेजी जा रही, तो 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैच कर लिए, क्योंकि यहां तो 3 है, तो इसमें नहीं जाएगा, वो इसमें जाएगा, इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। और यहां पर इन दोनों का सम प्रिंट करा दिया गया और वापस लौट के यहीं आ गए, फिर उसके नीचे उतरे, अब यहां ओबीजे डॉट सम और यहां पे 3 नंबर भेज दिए गए, तो ये कौन सा सम कॉल हो, तो ये वाला सम कॉल हो, और इसमें आपका 5 4 7 एल जे के में आकर इसका सम प्रिंट करा दिया गया, हो गया फंक्शन। अच्छा ये आई है, ठीक है। हाँ जब, हाँ देखो एम्बिग्यूअस इसको लिख लो, स्पेलिंग पूछ लो, ए जल्दी जल्दी बता दो। सर स्पेलिंग लिख दीजिए। AMBIGUOUS। बच्चों अब इधर, अब उसको, हाँ इन्वोकेशन मतलब कॉलिंग। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, यहां पे क्वेश्चन ये है, अच्छा ये फंक्शन ओवरलोडिंग समझ गए ना क्या होता है बच्ची, कि 2 फंक्शन एक ही नाम के हैं, इनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगी, इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, और इस तरीके से वर्क होता है। अब ये वर्क कराने के बाद वापस लौट आएगा। अब हमारा क्वेश्चन था जो एमसीक्यू में आया था कि अगर 2 सेम नाम के फंक्शन में यहां पे भी 2 आर्गुमेंट हैं और यहां पे भी इंटीजर टाइप के ही 2 आर्गुमेंट है, int a कॉमा int b, तो इसको क्या कहा जाएगा, या इसमें क्या पूछा गया था? Sometimes there are 2 or more possible matches for an invocation of a method due to similar method signature, so the compiler cannot determine the most specific match. It is referred to as. हाँ
इन्होंने कहा, क्वेश्चन में पूछा गया कि जब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दो फंक्शन जिनकी सिग्नेचर सेम है, सिग्नेचर मतलब पैरामीटर लिस्ट में आर्गुमेंट सेम है और उनको कॉल करना है, तो इस केस में फंक्शन को क्या रिफर किया जाएगा या मेथड को क्या रिफर किया जाएगा, उसको क्या मानोगे? वो डिफरेंस नहीं देख पा रहा है, वो डिफरेंस नहीं देख पा रहा है, तो इसको क्या मानोगे, है ना? तो यहां पे इसमें सही ऑप्शन होगा एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन। और दो और नाम बता दो, कौन कौन से थे? साइमल्टेनियसली एसाइमुलेशन और सिमुलेशन, ये तीन ओवरराइडिंग दिया गया है। तो यहां पे 3-4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपको ये वाला, जब नाम भी सेम है उनकी पैरामीटर लिस्ट भी सेम है, तो आप उसमें चूज करोगे एम्बिगुअस इन्वोकेशन। बस इतना ही बताना था, हमारी स्लाइड पूरी हो गई। अपना उम्मीद करना एक बार चेक कर ले नीचे है तो नहीं कुछ। अरे देखो, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं कर देते हो, हैं? देखो अब हमने जैसा बताया था, देखो नीचे कोई स्लाइड नहीं है ना, और तब भी भगे चले जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने इतना ध्यान टाइम दिया और ये मेरा फंक्शन टॉपिक पूरा करा दिया, ठीक है? नहीं तो इसके लिए जोड़ा गाठी करनी पड़ती है हमें। और इसको दोबारा देखना, हाँ वीडियो देखो, वीडियो वो फोटो भेज देंगे। ठीक है बच्चों, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, बाकी sir. जो 7 to 8 वाले बच्चे हैं वो अभी दोबारा नए लिंक से ज्वाइन करेंगे, जो जिसमें एरे पढ़ना है, सर्चिंग आज पढ़ाई जाएगी।